चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारतीय समाज वाले पुस्तक के 5 चैप्टर के नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के बारे में देखेंगे। हमने पिछले 2 अध्यायों में परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विचार किया। अब इन संस्थाओं का समुदायों को बनाने तथा बाजार को बनाए रखने में इनकी भूमिका के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के उतने ही महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि समाज के भीतर असमानता एवं बहिष्कार का सृजन करने एवं उसमें कायम रखने में इनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। आज भारत में जन्मे और यहीं पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। और हम गलियों में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बड़े ढाबों और चाय की दुकानों में सफाई करने वाले और काम करने वाले के स्वरूप को भी देखते हैं। और हम इन छोटे बच्चों को जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू काम नौकर के रूप में काम करते हैं और अपने से बड़े बच्चों का स्कूल बस्ता धोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते। और यह हमें एक अन्याय के रूप में महसूस भी नहीं होता कि कुछ बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और हम में से कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में भी पढ़ा है और कुछ इसका सामना भी करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूह एवं अन्यथा समक्ष लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हमने रोज सुनते हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का एक रोजमर्रापन इस प्रकार रोजाना घटित होना और जिन्हें स्वाभाविक बना देते हैं और हमें लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है। ये कुदरती चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य भी नहीं मानते तो अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत भी मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती है या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। ऐसा मानकर हम उन्हें भी उन्हीं परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहां नहीं होते जहां वे आज हैं। और गौर से देखने पर यह पता चलता है कि जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर पर हैं वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। और एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती है तो अमीर लोग हमेशा उसे अपनी चीजें बचा कर रखते हैं। और संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना और भारी वजन उठाना और उसके बाद रिक्शा या ठेला खींचना और कमर तोड़ काम गरीब लोग ही करते, अमीर लोग नहीं करते। और फिर भी वे अपना जीवन शायद सुधार नहीं पाते। और ऐसा कितनी बार होता है कि कई गरीब मजदूर एक छोटा मोटा ठेकेदार भी बन पाते हैं। और ऐसा तो केवल फिल्मों में ही होता है कि एक सड़क पर पलने वाला बच्चा उद्योगपति बन जाता है, परंतु रियल में नहीं होता है। परंतु फिल्मों में भी अधिकतर यही दिखाया होता है कि ऐसा नाटकीय उत्थान के लिए गैर कानूनी या अनैतिक तरीके जरूरी होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है, उसमें सामान्य तौर पर व्यापक एवं सहबोध पर पुनः विचार करने के लिए भी ये कहा गया है कि इस पर विचार कीजिए। और एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ कठोर परिश्रम में सुधार संभव है। और यह सच है कि कठोर परिश्रम तथा व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि बाकी सभी चीजें बराबर हो तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता एवं भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जैसा कि हमने हमेशा ये होता है कि सभी चीजें एक समान नहीं होती। यही अव्यक्तित्व और सामूहिक विभिन्नताएं सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार को स्पष्ट करती है। देखते हैं सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं। तो इस खंड में पूछे गए प्रश्न के 3 प्रमुख उत्तर हो सकते हैं जो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। पहला है सामाजिक विषमता यानी असमानता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध है। अब दूसरे ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। यद्यपि सामाजिक का आर्थिक असमानता से सामान्य एक मजबूत संबंध होता है। और तीसरे में ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है। और अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिकता के इन तीनों तथ्यों का अर्थों का आगे संक्षेप में विश्लेषण किया गया है। जैसे देखते हैं सामाजिक विषमता। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिशक्ति जैसे मूल्यवान साधनों का दूसरों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। एक यह सामाजिक संसाधन पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं, भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में, आर्थिक पूंजी प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में, संस्कृति पूंजी। और
सामाजिक संगतियों का संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले मिले होते हैं तथा एक को दूसरे के बाद बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च चीजें प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप में दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्र एवं संबंधी यानी अपनी सामाजिक पूंजी के जरिए अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और उनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक रूप पूंजी में बदल सकता है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। और उसके बाद कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण स्वरूप उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। और कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान प्रतिभावान हो सकता है या नहीं, यह भी हो सकता है कि उसके समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज के लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमिक संरचना में उसके श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाज शास्त्रीय सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और यह अधिक्रमण लोगों की पहचान, उन अनुभवों, उनके दूसरों से संबंधों तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। तीन मुख्य सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करता है। पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण समाजों में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणी में असमान रूप से बांटती है। तकनीकी के रूप से सबसे अधिक आदिम समाजों में जैसे शिकारी एवं संग्राहकर्ता समाज में बहुत थोड़ा उत्पादन होता है और अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण भी मौजूद था। तकनीकी रूप से अधिक उन्नत समाज में जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बटा होता है जिसका लोगों को व्यक्तिगत क्षमता से कुछ भी लेने देने नहीं होता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बनना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। और एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात अपने आप मिली हुई होती है। अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं, जाति व्यवस्था के अंदर जन्म की व्यावसायिक अवसरों को निर्धारण करते हैं और सामाजिक असमानता का प्रदत्त पक्ष अंतर्विवाह प्रथा से अवसंदृढ़ होता है। और चूंकि विवाह अपनी जाति के सदस्यों से ही सीमित है, अतः अंतर जातीय विवाह द्वारा जातीय विभाजनों को छीन करने की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलना। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना न जा सके कि वह या तो न्याय संगत या अपरिहार्य। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक या अनुकर्म कांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता या अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति में रखा गया है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज्यादातर वे लोग जिन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है वहीं सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति के जोरदार समर्थन करते हैं और जो इस अधिक्रम में सबसे नीच है और इस वजह से शोषित तथा अपमानित हुए हैं, वहीं इसे साबित करने में सबसे ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। और हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं, जबकि यह आंशिक रूप से सत्य है। लोग ज्यादातर अपने लिंग, धर्म, निर्जातीय, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है उन्हें। अतः एक अभिजात्य वर्ग की महिला भी सार्वजनिक स्थान पर यौन पीड़ित शिकार हो सकती है। एक धार्मिक या निर्जातीय अल्पसंख्यक समूह के धर्म वर्ग के व्यवसायिक व्यक्ति की भी महानगर की एक
मध्यवर्गीय कॉलोनी में रहने के लिए घर लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज्यादातर पूर्वाग्रह के ग्रस्त हो सकते हैं और हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिससे हम अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में धारणाएं बनाते हैं। यह धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है और इस शब्द का अक्षर से अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात यह धारणा जो बिना विषय को जाने बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। और एक पूर्वग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है और यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर यह शब्द नकारात्मक ही रूप में लिए गए हैं और पूर्व निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है, पर यह सभी कार्यात्मक पूर्व निर्माण पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी जाति और समुदाय के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत से के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। पूर्वाग्रह ज्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणों पर आधारित होती है। रूढ़िबद्ध धारणा ज्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूह और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है और कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन है और कुछ समुदायों को वीर प्रजाति की संज्ञा दी जाती है तो कुछ को कायर या पुरुषहीन की और कुछ को दगाबाज की कहा जाता है। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि किसी पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या चालाक कहा गया है। यह सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकते हैं, किंतु ऐसा सामान्य कथन सभी समूह के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है, पूरे समुदाय के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में यह हमेशा सच नहीं होता। वही व्यक्ति भिन्न समाजों, विभिन्न समयों पर आलसी और परिश्रमी हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत, समयानुसार और परिस्थिति जन्य भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को नकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या लक्षण हो। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किए गए व्यवहार है। भेदभाव को व्यवहारिक रूप से इस प्रकार भी देखा जा सकता है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं, और जैसे जब एक व्यक्ति को उसके लिंग अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। और भेदभाव को प्राथमिकता करना बहुत कठिन है क्योंकि हो सकता है कि यह न तो खुले तौर पर हो या न ही स्पष्टता घोषित हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस तरह की प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि वह दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित हो जो भेदभाव की तुलना में ज्यादा न्याय संगत कारण प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नौकरी देने से मना किया जाता है उसको कहा जा सकता है कि उसकी योग्यता दूसरों से कम है तथा चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके बाद सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के बारे में देखें। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोकता है और अलग या पृथक कर देता है। यह उन सभी कारणों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे सेवाएं में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस एवं न्यायपालिका भी है, इसकी भी जरूरत होती है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप में नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं पर परिणाम है और अधिकांश समाज की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया गया।
इतिहास के विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन भी हुए, लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहा तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न होते गए। अतः कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने तथा अस्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है, और यह सब समाप्त करने के लिए परिवर्तन, जागरूकता एवं संवेदनशीलता के साथ एक सतत सामाजिक अभियान भी आवश्यक है। आप भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। भेदभाव तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है, यह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को तब समझ में आया जब वे ब्रिटिश उपनिवेशिक राज्यों के हाथों इसका शिकार हुए। इस प्रकार अनुभव निस्संदेह विभिन्न सामाजिक भेदभाव ग्रस्त जैसे महिलाएं, दलितों तथा उत्पीड़ित जातियों एवं जनजातियों के लिए सामान्य थे, और लेकिन उपनिवेशवाद में अभिजात वर्ग को भी भेदभाव के अवगत कराया गया, और उपनिवेशिक शासकों के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचित होने से भारतीयों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया एवं उसमें सम्मिलित भी हुए। इस अध्याय में हम ऐसे 4 समूहों पर प्रकाश डालेंगे जो गंभीर सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के शिकार रहे हैं, और मुख्य दलित या पूर्व अछूत जाति, आदिवासी तथा वह समुदाय जिन्हें जनजाति माना जाता है, महिला एवं अन्यथा समक्ष लोग। और निम्नलिखित भागों में हम प्रत्येक के संघर्ष एवं उपलब्धि की कहानी पर भी प्रकाश डालेंगे, और जिसके अलावा कुछ अन्य समूह भी है, और जैसे कि बॉक्स में दिया गया है ट्रांसजेंडर सामान्यतः समाज को इकाइयों में विभाजित है। जैसे विशेष रूप से देखें ट्रांसजेंडर के बारे में, सामान्यतः समाज 2 इकाइयों में विभाजित है, स्त्री और पुरुष। यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, परंतु शरीर विज्ञान में हुए अनेक शोधों ने शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों का प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकते हैं, और महिला यदि चाहे तो वह यंत्रों के द्वारा स्वयं को पुरुष शरीर का रूप दे सकती है। इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छा अनुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद सरल शब्दों में अगर कहे तो पुरुष से स्त्री के रूप में और स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से बदलना ही स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती है एवं स्पष्ट करती है। उसके बाद आता है थर्ड जेंडर, सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो कि न तो पुरुष है और न ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। इस श्रेणी में वास्तव में वे लोग आते हैं जो कि महिला एवं पुरुष की विशेषताओं का मिश्रण है। थर्ड जेंडर की पहचान या तो स्वयं सामाजिक इकाई अथवा सामूहिक समाज या परिवार द्वारा की जाती है। चूंकि ये सामाजिक इकाइयों न तो पूर्ण पुरुष और न ही पूर्ण महिला ही होती है, इसलिए उन्हें तीसरी जेंडर कहा जाता है। भारतीय साहित्य भारत सहित अनेक देशों में इन सामाजिक श्रेणियों की वैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इन्हें अनेक अधिकारों का पात्र बनाकर समानता के मूल्यों से परिचित भी कराया गया है। भारत में तो तीसरे जेंडर के लोग चुनाव लड़ने के लिए भी स्वयं को नामांकित कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं जाति और जनजाति। जाति और जनजाति में 2 व्यवस्थाएं एवं जो विषमताओं को कायम रखती है एवं न्याय संगत सिद्ध करती है, इसके बारे में देखेंगे। तो जाति में देखें भेदभाव पूर्ण व्यवस्था के बारे में। तो जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों से पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव व्यवहार को लागू करती है एवं न्याय संगत ठहराती है। और भेदभाव के ये व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कार तथा शोषणकारी है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनसे उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में ही जन्म लेता है जो उसकी जाति से जुड़ा होता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। इसके अतिरिक्त शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अतिक्रम में के एक विशेष स्थान भी हो सकता है। अतः मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणी या श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहद व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणी क्रम था। अधर्म ग्रंथ के सख्य नियमों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को
निश्चित रूप से अलग रखा जाता था। और उदाहरण के लिए अनुष्ठानिक रूप से सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को धन्य चयन की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण धार्मिक यानी परलौकिक क्षेत्रों में सर्वोपरि होने के बावजूद क्षत्रिय राजाओं की इहलौकिक यानी धर्म से परे शक्ति के अधीन होते थे। और दूसरी तरफ उच्चतम चिरकालिक परिस्थिति एवं शक्ति के बावजूद राजा अनुष्ठानिक धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का अधीन होते थे। हालांकि वास्तविक ऐतिहासिक व्यवहार में सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति के एक दूसरे के अनुरूप होती थी। अतः स्पष्टता सामाजिक यानी जैसे कि जाति तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था। और उच्च जाति प्राय निर्विवाद रूप से उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी, जबकि निम्न जाति प्राय निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। आधुनिक काल में विशेष रूप से 19वीं सदी से जाति तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए और व्यावसायिक परिवर्तन संबंधी अनुष्ठानिक धार्मिक प्रतिबंध आज उतनी आसानी से लागू नहीं किए जा सकते तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त 100 या 50 वर्ष पहले की तुलना में जाति तथा आर्थिक स्थिति के सह संबंध कमजोर होते हैं और आज अमीर तथा गरीब लोग हर जाति में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बात यह है कि जाति वर्ग का परस्पर संबंध बृहद स्तर पर अभी भी पूरी तरह कायम है। अव्यवस्था के थोड़ा कम सख्त होने पर मोटे तौर पर समान सामाजिक तथा एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का सफलता कम हुआ है, परंतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच जाति अंतर अभी भी बना हुआ है। यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदलता है, लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आज भी सच है कि समाज का साधन संपन्न और उच्च औहदे वाले वर्ग में अत्यधिक कथित उच्च जाति के लोग होते हैं, जबकि वंचित वर्ग में कथित निम्न जाति की प्रधानता है। और इसके अतिरिक्त कथित ऊंची या नीची जातियों के गरीबी और संपन्न तबके का अनुपात में जमीनी आसमान की फर्क होती है। और संक्षेप में कहें तो यह सच है कि एक सदी से चले रहे सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए तथा साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतंत्र भारत की राज्य सत्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन इन परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में भी जाति भारतीयों के लिए जीवन अवसरों को सतत प्रभावित कर रही है। अस्पृश्यता के यानी छुआछूत के बारे में देखें। अस्पृश्यता जैसे आम बोलचाल में हम छुआछूत कहते हैं, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित और दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे मानी जाने वाली जातियों के समुदाय के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रीय यानी दंडों का विधान करता है। और यह सच पूछिए तो अस्पृश्यता यानी अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है। वे तो इस व्यवस्था से बाहर है, उन्हें तो इतना अधिक अशुद्ध और अपवित्र माना जा चुका है कि उनके जरा छू जाने पर भी अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं, जिनके कारण अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को तो अत्यधिक कठोर दंड भुगतना पड़ता है। और साथ ही उच्च जाति का जो व्यक्ति छुआ गया है उसे भी फिर से शुद्ध होने के लिए कई शुद्धिकरण प्रक्रियाएं करनी होती है। सच तो यह है कि भारत में कई क्षेत्र जैसे विशेष रूप से दक्षिण भारत में दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा छाया अशुद्ध समझी जाती थी, उसकी छाया भी अशुद्ध समझी जाती थी। इस शब्द का आरक्षित अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बनाने या अछूत के दूर रहने का आदेश तो देती ही है, साथ ही तथा कथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशास्त्रीय की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ यह बात देना महत्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: अपमर्जन या बहिष्कार, अनादर या एवं अधीनता और शोषण है। इन परिघटना को परिभाषित करने के लिए ये तीनों आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण है। यद्यपि अन्य यानी अस्पृश्य माने जाने वाली नीची जाति को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण के सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ा जो कि अछूतों के लिए आरक्षित है। और दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़े हैं कि जो कि समूहों को नहीं सहने पड़े। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए कि उन्हें पेयजल के सामान्य स्रोत में भी पानी नहीं दिए जाते थे और उनके कुएं, हैंडपंप और घाट आदि सब अलग किए गए हुए थे और वे सामूहिक धार्मिक पूजा, आराधना, सामाजिक समारोह और त्योहारोत्सव में भाग नहीं ले सकते। और इसके अतिरिक्त तरह तरह का आर्थिक शोषण तो मानो इस अस्पृश्यता की कुरीति के साथ ही सादा के लिए ही जुड़ी हुई थी और उन्हें आमतौर पर बेकार करनी पड़ती थी और इनके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं देता था या बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। कभी कभी तो उनकी संपत्ति छीन ली जाती थी। संक्षेप में अस्पृश्यता एक अखिल भारतीय प्रघटना है और हालांकि उसके विशिष्ट रूपों तथा गहनताओं को विभिन्न रूपों तथा सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों में काफी अधिक अंतर है तथा इन कथाकथित अस्पृश्यतों को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है और इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो और इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब वे सब अत्यंत अपमान सूचक एवं निंदात्मक है। और सच तो यह है कि उनमें से अनेक शब्द जो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, हालांकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना गया है और महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निदांत आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्हें हरिजन का नाम दिया था। यानी हरिजन का शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे, और यह कहकर महात्मा गांधी ने पुकारा था और यह काफी लोकप्रिय हुआ। किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय और उनके नेताओं ने एक दूसरे शब्द दलित गढ़ा, जो इस सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। और भारतीय भाषाओं में दलित शब्दों का आरक्षित अर्थ है पैरों से कुचलता हुआ और यह उत्पीड़न लोगों का द्योतक है। और यह शब्द न तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर उनमें उनका चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल्य भाव निश्चित रूप से गुंजायमान है और उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त करने के लिए चलाया गया था। 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंडों के दौरान इन शब्द का प्रयोग हुए व्यापक रूप में किया गया और उस समय पश्चिमी भारत में दलित पैंथर्स नाम के जो उग्र समूह उभरा, उसमें से अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्ष के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यह प्रजाति और जाति एक अंतः संबंधी तुलना के बारे में बॉक्स में दिया गया है कि भारत की जाति प्रथा की तरह दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर समाज को श्रेणीबद्ध किया गया। लगभग हर सात दक्षिणी अफ्रीकी व्यक्ति में से एक यूरोपीय वंश का था। फिर भी दक्षिणी अफ्रीका के अल्पसंख्यक श्वेतों का वहां की शक्ति एवं संपदा पर प्रबल अधिकार है। और डच व्यापारी 17वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में बस गए। 19वीं शताब्दी के शुरू में उनके वंशजों को ब्रिटिश उपनिवेशकों द्वारा भीतरी प्रदेशों में खदेड़ दिया गया और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ने पहले संघ का तथा बाद में दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य का नियंत्रण कर लिया। और अपने राजनीति नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक श्वेतों ने रंगभेद तथा प्रजाति के पृथक्करण की नीति को विकसित किया और यह कई वर्षों तक अनौपचारिक व्यवहार में रहा। और बाद में 1948 में इसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई और उसके बाद बहुसंख्यक दक्षिणी अफ्रीकी अश्वेतों को वहां की नागरिकता, जमीन के स्वामित्व से तथा सरकार में शामिल होने के औपचारिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। और प्रत्येक व्यक्ति का प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया तथा मिश्रित विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। और एक प्रजातीय जाति के रूप में श्वेतों के पास से कम आय वाली नौकरियां थी और उसके बाद सामान्य तौर पर श्वेत द्वारा प्राप्त आय की तुलना में उनकी आय का सिर्फ 1/4 थी। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेतों को बांटुस्तान या गृह क्षेत्रों में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा गरीबी क्षेत्र था जहां आधारभूत संरचना, उद्योग तथा नौकरियां बिल्कुल नहीं थी। यह सभी गृह क्षेत्रों एक साथ मिलकर पूरे दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ 14% जमीन पर हिस्से थे और जबकि अश्वेत पूरे देश
की जनसंख्या के अनुपात में 80% थे। परिणामतः तीव्र भूखमरी तथा परेशानियां व्यापक रूप से फैल गई और संक्षेप में उस देश में विपुल प्राकृतिक संसाधनों तथा हीरो मूल्यवान खनिज पदार्थों के होते हुए भी अधिकांश लोग घोर गरीबी से जीवन जी रहे थे। और समृद्ध अल्पसंख्यक श्वेतों ने अपने विशेषाधिकार का बचाव और श्वेतों के सामाजिक रूप से निम्न घोषित कर दिया, और फिर भी वे अपने शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्तिशाली व्यवस्था शासित की और अश्वेत विद्रोहियों को नित्य प्रतिदिन जेल में डाला गया था और प्रताड़ित किया गया था तथा उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। शासकीय आतंक के बावजूद अश्वेतों ने दशकों तक एकजुट होकर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संघर्ष किया और अंतोगत्वा के वे सत्ता में आने में सफल हुए और 1994 में सरकार बनाई। और यद्यपि उत्तर रंगभेदी दक्षिणी अफ्रीकी संविधान में प्रजातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद तथापि आर्थिक पूंजी अभी भी श्वेत लोगों के हाथ में केंद्रित है और बहुसंख्यक श्वेतों का सशक्तिकरण करना समाज को निरंतर चुनौती प्रस्तुत है। मैंने श्वेत में इन्होंने कहा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने श्वेत के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है और मैंने प्रजातंत्र के आदर्श तथा एक आजाद समाज का सपना संजोया है जहां सभी लोग एक दूसरे के सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समान अवसर उपयोग करते हुए रहेंगे। और एक आदर्श है जिसको पाने की तथा उसके लिए जीने की आशा करता है, परंतु यदि आवश्यकता हुई तो इस आदर्श की खातिरदारी में मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। उसके बाद चलिए देखते हैं जातीय और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाई। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जाति और जनजातियों को अनुसूचियों तैयार की थी, जिसमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे थे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन नीतियों को तो जारी ही कर दिया गया और उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गई। इनमें से सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन का यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए और पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति को पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दिए गए और आरक्षणों में अनेक किस्म के आरक्षण शामिल है, जैसे कि राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों यानी राज्य विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण और सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नौकरियों का आरक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिशत बराबर हो गया, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया गया और इसी सिद्धांत को सरकार ने अन्य विकास कार्यक्रम पर भी लागू कर दिया गया। इनमें से कुछ तो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए है, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रम उन्हें अन्य कार्यक्रम जो है अधिमान्य और वरीयता पर दी जाती है। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव विशेष रूप से अस्पृश्यता को खत्म करने, रोकने अथवा उनके लिए दंड देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे शुरुआती कानूनों में एक था 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही सबसे हाल ही का कानून है 2005 का संविधान संशोधन अधिनियम, जो 23 जनवरी 2006 को कानून बना दिया गया। उसके बाद संयोगवश 1850 का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा में संबंधित थे और उसके बाद 93वां संविधान संशोधन उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछले वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था।
अब जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों के भर्ती करने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए, जिनमें वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण था भारत का संविधान, जो 1950 में पारित हुआ था, और उसके बाद 1989 का अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी अत्याचार निवारण अधिनियम। संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो आर्टिकल 17 है और उसको कर दिया गया, और उपयुक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए गए। उसके बाद 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम में दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के उपबंधों में संशोधन करने उन्हें और मजबूत बना दिया गया। इस प्रकार इस विषय पर बार बार अनेक कानून बनाए गए जो इस तथ्य के प्रमाण हैं। अनेक कानून भी हैं, किसी सामाजिक कुप्रथा को नहीं मिटा सकता। और वस्तुतः जैसे कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि टीवी और रेडियो जैसे संचार माध्यमों में देखा सुना होगा, दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध अत्याचार सहित भेदभाव के मामले आज भी समस्त भारत में देखने को मिलता है। और कोई सरकारी कार्रवाई अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, इसके लिए जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। और हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह भले ही वह कितना भी कमजोर हो, सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचारों का शिकार ही नहीं होता, मानव विषम परिस्थितियों में भी अन्याय तथा मान मर्यादा के लिए एकजुट होकर स्वतः संघर्ष करने को ज्यादा तैयार होते हैं। इसलिए दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय हो गए हैं। और ज्योतिबा फूले, उसके बाद युवती दास और पेरियार, अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताएं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे। और अन्य नए आंदोलन भी वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों पर द्वारा चलाए गए थे। और इस प्रकार दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष काफी समय तक चल रहा है। समकालीन संघर्ष के उदाहरण भी देखे थे। उसके बाद दलितों के अनेक भारतीय भाषाओं विशेष रूप से मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी के साहित्य में उल्लेखनीय योगदान भी दिया है। और उसके बाद देखें अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में, अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप है। और किंतु जातियों का एक काफी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था। अनेक उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था तथा उन्हें अछूत भी माना जाता था। ये सेवा करने वाले शिल्पी यानी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सौंपने में नीचा स्थान दिया जाता था। और भारत के संविधान में इन संभावनाओं को स्वीकार किया गया कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित हैं। और ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। और यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है जो आजकल सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जनजाति की श्रेणी की तरह अन्य पिछले वर्गों के भी नकारात्मक रूप यानी वे क्या नहीं है इसके आधार पर परिभाषित किया गया है। वे न तो जाति क्रम में अग्रणी और कही जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से हैं और न ही वे निम्नतम सोपान पर स्थित दलितों में आते हैं। लेकिन चूंकि जाति हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुस गई है, इसलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जातियां भी पाई जाती है तथा इनकी भी समान परंपरागत व्यवसायिक पहचान होती है। और इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों भी वैसी ही अथवा उनमें से भी बदतर होती है। और इन्हीं कारणों से अन्य पिछड़े वर्ग दलितों तथा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए अन्य उपयोग स्थापित किया गया था। उसके काका कलेलकर की अध्यक्षता में नियुक्ति प्रथम पिछले वर्ग आयोग 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। 5वें दशक के मध्य में अन्य पिछले वर्गों का समुदाय क्षेत्रीय मामला बन गया और उस पर केंद्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कार्यवाही की जाती है। दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है जो वहां 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हो गए थे। और इन शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछले वर्गों के समस्याओं पर ध्यान देने की नीतियां वहां अधिकांश उत्तरी भारतों की उत्तरी राज्यों में चर्चित होने
आने से पहले ही अपनाई जाने लगी थी और अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर भी उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली थी और उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। किंतु आगे चलकर जब 1990 के केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया, तभी अन्य पिछड़े वर्ग का समुदाय राष्ट्रीय राजनीति में एक अन्य प्रमुख विषय बन गया। 1990 के दशक से हमें उत्तर भारत के अन्य पिछड़े वर्गों के दलितों दिनों में ही निचली जातियों के आंदोलन में फिर से तेजी दिखाई दी और अन्य पिछड़े वर्गों के मुद्दे के राजनीतिकरण से यह संभावना बढ़ गई कि उनकी भारी संख्या को राजनीति के प्रभाव यानी बीटों में बदला जा सकता है। और हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या ने पिछड़े वर्गों का प्रतिशत लगभग 41% है और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पहले संभव नहीं था। इसलिए कलेलकर आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और मंडल आयोग की रिपोर्ट की लंबी समय तक अपेक्षा की जा गई थी और उच्च स्तर के अन्य पिछले वर्गों जो अधिकतर भूमिधर जातीय और भारत के अनेक क्षेत्रों में वहां के ग्रामीण समाज में प्रभुत्वशाली है और उन निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्गों जो बहुत से गरीब और सुविधा वंचित लोग हैं और अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलितों से बहुत भिन्न नहीं है, उनके बीच पाई जाने वाली घोर विषमता ने इन राजनीतिक श्रेणियों की समस्याओं से निपटने और बहुत कठिन बना दिया है। तथापि भूरा धान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जोड़कर यानी उनके विधायकों और सांसदों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है और बाकी सभी कार्य क्षेत्रों में अन्य पिछले वर्गों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यद्यपि उच्च स्तर के अन्य पिछले वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन नगरों के अन्य पिछले वर्गों की स्थिति काफी खराब है और यानी उनकी स्थिति उतनी जातीय की बजाय काफी हद तक अनुसूचित जाति और जनजातियों जैसी ही है। उसके बाद देखिए आदिवासी संघर्ष के बारे में। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जातियों की भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लांछनता से पीड़ित सामाजिक समूहों के रूप में पहचाना गया है। जन या जनजाति को ऐसा वनवासी समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों की विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को आकार दिया है। लेकिन यह परिस्थिति की पृथकता कहीं ही पूर्ण नहीं थी और अर्थात वे एकदम अलग थलग या संपर्कहीन नहीं थे। जनजाति समूहों का हिंदू समाज और संस्कृति से लंबा और निकट का नाता रहा है, जिससे जनजाति और जाति के बीच की परिसीमाएं काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है और आदिवासियों के मामले में उनकी आबादी के एक इलाके से दूसरे इलाके में आने जाने से हालात और भी उलझ गए हैं और आज पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर देश में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां केवल जनजाति लोग ही रहते हैं। सिर्फ ऐसे इलाके हैं जहां जनजाति लोगों का जमावड़ा अधिक है और यानी उनकी आबादी घनी है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अब तक बहुत से गैर जनजाति लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में बस गए हैं और उन्हीं जिलों में जनजातीय लोग भी रोजगार की तलाश में बागानों, खानों, कारखानों और रोजगार के अन्य स्थलों में चले गए हैं। जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है वहां आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कहीं बदतर है और गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं, उनका ऐतिहासिक कारण यह रहा है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू किया और यह सिलसिला आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। 19वीं सदी के परवर्ती दशकों से लेकर आगे की औपनिवेशिक सरकार ने अधिकांश वन प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित कर लिए और आदिवासियों को वहां से उपज इकट्ठी करने की झूम खेती के लिए उनका उपयोग करने अधिकारों से वंचित कर दिए। फिर भी इमारती लकड़ी का अधिकाधिक उत्पादन के लिए ही उन्हें वनों का संरक्षण किया जाने लगा और इन नीतियों के चलते आदिवासियों ने उनकी आजीविका के मुख्य आधार छीन लिए गए और इस आधार पर उनके जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक अभावपूर्ण और असुरक्षित बना दिया गया। जब आदिवासियों से वनों के उपज और खेती के लिए जमीन छीन लिए गए तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के मजबूर हो गए, जिनके लिए उन्हें घुस बैठिए और चोर चरक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा, या फिर दिहाड़ी मजदूरी के तलाश में वन छोड़कर अन्यत्र क्षेत्रों में चले गए। 1947 में
भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद सरकार का वनों का एक आधिपत्य बन गया और यहाँ तक कि वनों के दोहन यानी कटाई से आदि से और तेजी आ गई। उसके बाद दूसरे भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति को क्रियान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी और ये क्षमताएं और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित थे। नई खनन और बांध परियोजनाओं के लिए जल्द से आदिवासी भूमियों अधिग्रहित कर ली गई और इस प्रक्रिया में लाखों आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजे और समुचित पूर्वावास की व्यवस्था किए बिना व्यवस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इस कार्य को न्यायोचित ठहराया गया। उसके बाद इस प्रकार की इस नीति का पालन वास्तव में एक तरह का आंतरिक उपनिवेशवाद ही था, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को अपने अधीन करके उनके संसाधनों को जिन पर वे निर्भर थे उसे छीन लिया गया और पश्चिमी भारत में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बनाने की परियोजना से लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए जो उन्हें पहले से अधिक अभावग्रस्त बना दिए गए थे और ये प्रक्रिया लंबे अरसे से चलती रही और 1990 के दशक में तो और भी अधिक प्रबल हो गई जब से भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति आधिकारिक रूप से अपनाई गई। जबकि निगमित फर्मों के लिए आदिवासियों को विस्थापित करके बड़े बड़े इलाके अधिग्रहित करना अधिक आसान हो गया। दलित शब्द की तरह आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों को लड़ाई का सूचक बन गया। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मूल निवासी और इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी वंशियों तथा साहूकारों द्वारा किए जा रही घुसपैठी के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में गढ़ा गया था और आदिवासी होने के मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में विकास परियोजना के नाम पर आदिवासियों से वनों का छीन जाना, भूमि का अपहरण, बार बार विस्थापन एवं अन्य कई और का सम्मिलित अनुभव है और इन भारी विखंडनों और उपेक्षाओं के बावजूद अनेक जनजातीय समूह बाहरी लोग जिन्हें डिक्कू कहा जाता था और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और स्वतंत्रता के बाद भारत में आदिवासी आंदोलन की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना। ये दोनों राज्य मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से थे और इस दृष्टि से आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्षों से भिन्न है क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी संलग्न इलाकों में संकेंद्रित थे, इसलिए वे अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे। उसके बाद स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष के बारे में देखें। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु इस बाहरी दिखावट के बावजूद विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता प्रकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक। उदाहरण के लिए ऐसी कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देते जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियां इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती है और न ही प्राकृतिक। और इस प्रश्न पर कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है कि अधिकांश समाजों में आमतौर पर स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति का छोटा हिस्सा क्यों मिलता है अथवा बिल्कुल ही नहीं मिलता कुछ को। लेकिन जिन समाजों का स्वरूप सामान्य तौर से हटकर है उनकी ओर से इस असमानता के विरुद्ध में एक प्रबलतम तर्क दिया जाता है कि यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनाने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य नहीं थी, फिर मातृवंशीय समाज जैसे कि केरल का नायर समाज में होता है और मेघालय की खासी समाज की आज भी मातृवंशीय है और सदियों तथा सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे। अनेक अफ्रीकी समाजों में स्त्रियां किसानों तथा व्यापारियों के रूप में अपना काम सफलतापूर्वक कैसे करती है। संक्षेप में पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है। इस प्रकार लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही सामाजिक विषमता या असमानताओं और बहिष्कार का एक रूप है, लेकिन उनके अपने अलग लक्षण या विशेषताएं हैं। इस अनुभाग में हम यह देखते हैं कि लैंगिक असमानताओं की और भारतीय संदर्भ में असमानताएं क्यों और कैसे माने जाने लगा और इससे मान्यता के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन में एक हिस्से के रूप में उदित हुआ और इस आंदोलन का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसे नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती थी क्योंकि इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग में थे।
वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित हुए थे। और कई सुधारकों ने तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के प्रयोजन से इन दोनों संसाधनों का प्रयोग किया था। और हम इस संबंध में यहाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी अभियान का नेतृत्व किया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहां के अग्रणी सुधारक रानाडे ने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फूले ने एक के साथ जाति और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों का आंदोलन का नेतृत्व किया। समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रयत्नों के बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों का प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। और 1820 में ब्राह्मण समाज की स्थापना में से एक दशक पहले राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। राम मोहन राय के विचारों में पाश्चात्य तर्क संगति और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था और इन दोनों प्रवृत्तियों को उपनिवेशवाद के प्रतीकों के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा जा सकता है। राम मोहन राय ने इस प्रकार सती की प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों पर हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया और हिंदुओं की उच्च जातियों में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा निर्दयनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था जिसे सामाजिक सुधारकों ने उठाया। रनाडे ने इस संबंध में बिशप जोसेफ बल्लर जैसे विद्वानों ने लेखों का उपयोग किया और उनकी कृति एनालॉजी ऑफ रिलीजन और थ्री सरमन्स ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नेतृत्व दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। और इसी समय M.G. रनाडे द्वारा लिखित ग्रंथों द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लुफाइनेंस ऑफ द रिमेंजी ऑफ विडोज और वैदिक ऑथोरिटीज ऑफ विडो मैरिज के विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय संस्कृति का विशद विवेचना भी किया गया। और रनाडे और राम मोहन को 19वीं सदी के ऐसे समाज सुधारक थे जो तथाकथित उचित जाति और मध्यवर्गीय में से थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अपरिवर्जित जाति से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा फुले और उन्होंने जाति और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया। व्यवहारिक सामाजिक सुधारों के लिए फूले ने सर्वप्रथम पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में सबसे नीचे समझे जाने वाले दो समूह स्त्री और अछूतों को सहारा देने का प्रयत्न किया और कुछ अन्य समुदायों के मामले में भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा और परंपरागत धर्म ग्रंथों का सहारा लेने का सवनात्मक प्रवृत्ति दिखाई। और इनमें से एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किया और वह चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित तो किया जाए पर घर की चारदीवारी के भीतर ही। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया, लेकिन उनका विचार था कि उनके लिए अलग किस्म की पाठ्यचर्या हो और जिसके तहत धार्मिक असूलों की शिक्षा दी जाए, घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। और उस आज बहुत सी रूढ़िवादी प्रतीत हो सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बार स्त्रियों के लिए शिक्षा जैसे अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस प्रक्रिया ने एक ऐसा दौर शुरू किया जिससे अतः स्त्रियों को कुछ किस्मों के शिक्षा तक के सीमित रखना नामुमकिन हो गया। और अक्सर यह मान लिया गया कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए समाज सुधार की लड़ाई पूर्ण रूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ी गई थी और यह स्त्रियों की समानता के विचार बाहर से आयाती थी। और यह जानने के लिए कि ये दोनों ही धारणाएं गलत है, जैसे बॉक्स में दिया गया अभी देखेंगे उदाहरण में, जैसे ये उदाहरण स्त्रियों द्वारा लिखित गई दो पुस्तकों में लिया गया है, जिनमें से पहली स्त्री पुरुष तुलना 1882 में और दूसरी सुल्तान नाज ड्रीम 1905 में लिखी गई है।
जैसे स्त्री पुरुष तुलना 1882 में हिंदी अनुवाद में है कि वे स्त्रियां कौन है जिन्हें तुम ऐसे नाम देते हो, गालियां देते हो, और तुम किसकी कोख में से पैदा हुए हैं और किसने 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हारा पूर्वाह बोझ ढुआ था, और वह कौन सा संत था जिसने तुम्हें अपनी आंखों का तारा बनाया था, वह तुम, और तब तुम कैसे महसूस करोगे जब कोई तुम्हारी माँ तुम माँ के बारे में कहेगा और उस बूढ़ऊ के माँ जानते हो नरक का दरवाजा है, अथवा तुम्हारी बहन अमुख व्यक्ति की बहन वह तो वास्तव में धोखे की पटारी है, और क्या तुम चुपचाप बैठे बैठे वह सब गंदे सब सुन लोगे? जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हो और तरक्की पाकर किसी नए ऊंचे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हो, तब फिर तुम्हें अपनी पहली पत्नी के लिए शर्म आने लगती है, और तुम्हारे ऊपर धन दौलत का असर होने लगता है, और तुम्हें मन सोचने लगते हो और पत्नी ही क्यों फर्क पड़ता है, और क्या हम उन्हें हर महीने कुछ रुपलती देकर नौकरी की तरह खाना पकाने या घर की देखभाल करने के लिए घर में ही नहीं रखते, और फिर भी तुम उन्हें एक दासी की तरह समझने लगते हो, और जिसके लिए तुम उसे पैसे देते हो। अगर तुम्हारे थोड़े से कोई और घोड़ा मर जाए तो उसकी जगह दूसरा लाने में तुम्हें कोई देर नहीं लगेगी, और दूसरी पत्नी लाने में भी तो कोई खास मेहनत नहीं लगेगी। और समस्या तो यह है कि यमराज को भी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह जल्दी जल्दी पत्नियों को ले जाए, और नहीं तो तुम एक ही दिन में कई पत्नियां बदल देते। कुछ लोगों ने अपनी तुलनाएं ये कही थी। फिर उसके बाद सुल्तान नाज ड्रीम का हिंदी अनुवाद है, उन्होंने कहा था कि कहिए किस फिक्र में है आप साहिबा, और उसमें बड़े प्यार से पूछा, मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। मैंने कुछ मनमानी मानने लहजे में कहा, और मैं एक पर्दासीन औरत हूँ, मुझे बिना पर्दे के चलने की आदत नहीं है। आप डरिए नहीं, यहाँ कोई पर्दे नहीं आएगा, यहाँ लेडी यानी महिला भूमि, यहाँ कोई पाप या कुकर्म नहीं होता। और मैं यहाँ जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कि आखिर भी मर्द चले कहाँ गए। वहाँ चलते हुए मेरी सैकड़ों औरतें से मुलाकात हुई, मर्द एक भी नहीं मिले। मर्द लोग कहाँ गए? और मैंने उससे पूछा, अपनी अपनी सभी जगह पर होंगे, और जहाँ उसने होना चाहिए। अरे जरा यह बताने की तकलीफ हो, फरमाइश की हो, और सही जगह कौन सी है? मुझसे गलती हो गई। आप हमारे रीति रिवाजों को नहीं जानते, क्योंकि आप यहाँ कभी पहले आए नहीं, और हम अपने मर्दों को दरवाजे के भीतर बंद रखती है, जैसे हमने जानना में रखा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। और यह कितनी मजेदार है। मेरे मुंह से हंसी का फवारा फूट पड़ा, और बहन सरा ही हंस पड़ी। कुछ लोगों ने अपनी बातें कही। उसके बाद स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई है, जिसमें कुछ प्रमुख पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाए गए दोहरे मानदंडों का विरोध किया गया। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, और विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह उसी की नाजायज संतान थी। लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने या उससे दंड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जब स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली सी मच गई थी। और बेगम रुकैया खासवत हुसैन का जन्म एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था, और वह इस मायने में खुशनसीब थी कि उसके पति उदार दृष्टिकोण वाले रखते थे, और उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में और भी बंगला तथा अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेगम रुकैया को प्रोत्साहित भी किया था। बेगम रुकैया ने जब अंग्रेजी में अपनी योग्यताओं को परखने के लिए सुल्तान नाज ड्रीम लिखा, तब उसने पहले ही उससे उर्दू तथा बंगाली की लेखिका के रूप में सफलता मिल चुकी थी। और सुल्तान नाज ड्रीम शीर्षक नाम का यह शानदार छोटी कहानी संभव था और भारत में विज्ञान तथा लेखन का प्रारंभिक नमूना है, और विश्व भर में कहीं भी इन किसी महिला लेखिका द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण माना जाता है। और अपने सपने में सुल्तान का एक जादुई मुल्क में
सफर पर जाती है, उस मुल्क में पुरुषों की कार्य स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष घर से बाहर नहीं जाते और पर्दा रखते हैं, जबकि स्त्रियां व्यस्त वैज्ञानिक के रूप में ऐसे उपकरणों का आविष्कार करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती है, जिनकी सहायता से बादलों को नियंत्रित करने इच्छा अनुसार वर्षा करवाई जा सकती है। और वे ऐसी मशीनें यानी हवाई कारें बनाने के लिए भी प्रयत्नशील है जो आकाश में उड़ सकती है। प्रारंभिक नारी अधिकारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे यहाँ अनेक नारी संगठन भी थे जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर उभर कर सामने आए थे और फिर स्त्रियों और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। और यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में घोषणा जारी कर दी गई और जिसके द्वारा कांग्रेस के स्त्रियों का समानता का अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया गया। यह घोषणा की गई कि सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है, चाहे वह उनका धर्म, जाति, पथ या लिंग कोई भी हो। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसके मताधिकार का प्रयोग सर्वजनीय व्यवसायिक मताधिकार का आधार प्राप्त होगा और स्त्रियों को मत डालने, प्रतिनिधित्व करने और सार्वजनिक पद प्राप्त धारण करने का अधिकार होगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक के बीत जाने से 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे पर फिर से उठ खड़े हुए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में सती, बाल विवाह जैसी परंपरागत कुरीतियों अथवा विधवाओं के साथ बुरे बर्ताव को रोकने पर विशेष बल दिया गया। 1970 के दशक में आधुनिक के मुद्दे, लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक परिणाम आदि के ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया 1980 के दशक में। और उनके बाद कानून बनाकर, विशेष मुद्दा बनाकर, खास तौर पर उस समय जब पाया गया जबकि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत से कानूनों को 19वीं सदी में अब तक अपरिवर्तन रूप से जो का त्यों रखा गया है। और अब जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश से कर रहे थे, लैंगिक अन्याय के नए रूप पर उभर कर सामने आ गए। यह आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में गिरते हुए लैंगिक अनुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद बाल लैंगिक अनुपात में तेजी से गिरावट भी आ रही थी और बालिकाओं के विरुद्ध अव्यक्त रूप से जो सामाजिक पक्षतापूर्ण रवैया उत्पन्न हो गए थे वह लैंगिक असमानता की कई चुनौतियां पेश कर रही थी।